हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लास 10 का ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसके पहले हम लोगों ने लाइव प्रोसेस फिनिश कर चुका है, हम लोग लाइव प्रोसेस फिनिश कर चुके हैं। तो हम लोग इस चैनल पे आपके लिए क्लास 8, 9, 10 ये सारे से टॉपिक से मतलब साइंस से और मैथ से रिलेटेड टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो इस प्रॉपर सिचुएशन में आपको घर पे बैठ करके आपको स्टडी करने में इससे मदद मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इससे आपको नया नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा कि हमारा वीडियो जो है वो अपलोड कब हुआ, और इसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड जो है बेल आइकन से आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का टॉपिक, और वो टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले भी बताया आपको। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ होता है। देखो, जनरल सेंस में हम लोग बोलते हैं ना, तो कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब एक खास इंफॉर्मेशन जो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब जिसने कंट्रोल किया और जो कंट्रोल होना है उस ये इंफॉर्मेशन जो आप है ना वो एक सिरे से दूसरे सिरे में जाता है। मतलब जिसको कंट्रोल करना है और जो कंट्रोल हो रहा है। ओके, जबकि कोऑर्डिनेशन जो होता है ये एक बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेशन एक्चुअली में कंट्रोलिंग बॉडी और जो कंट्रोलिंग बॉडी जो होता है ना और जो कंट्रोल कर रहा है ये एक्चुअली में ये दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में कहीं कहीं पे कोऑर्डिनेशन भी होता है, हमारे बॉडी में कहीं कहीं पे कंट्रोल भी होता है। तो अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू आओगे तो सबसे पहले जो इस टॉपिक में बताया गया है, इस चैप्टर में सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में ग्रोथ एंड मूवमेंट से रिलेटेड है। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो है ना आपका वो है ग्रोथ एंड मूवमेंट। देखो, ग्रोथ और मूवमेंट को लेने का पर्पस क्या है। एक्चुअली में ग्रोथ वो होता है जो क्या कह सकते हैं इरिवर्सिबल होता है ना, जिसमें मास, बॉडी का मास इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है, ये सब इंक्रीज करता है। जनरली ग्रोथ को ऐसा ही डिफाइन किया गया है। अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ग्रोथ और मूवमेंट में थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज भी है किसी किसी सेंस में, जबकि ये डिसिमिलर भी माना जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे प्लांट में ग्रोथ होता है, जैसे प्लांट का सीडलिंग्स है ना, जैसे सीड जो है ना प्लांट में उसने डेवलप किया किसमें, सीडलिंग्स में। तो जब सीडलिंग्स में डेवलप करता है तो ये क्या है, काइंड ऑफ ग्रोथ है। लेकिन क्या ये मूवमेंट भी है? तो आपको देखिएगा, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यस, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट, क्योंकि ये क्या करता है, ये डिस्प्लेस करता है अपने अगल बगल के सराउंडिंग्स के सॉइल को, तब जाकर के इमर्ज करता है। तो मूवमेंट भी है, क्योंकि ये मूवमेंट कैसा है, जनरली हम सीडलिंग्स में देखते हैं तो दो टाइप का मूवमेंट आपको मिलेगा। एक को हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट है। मतलब क्या कि अर्थ के टुवार्ड्स या अगेंस्ट है ना, या तो ये पॉजिटिव सेंस में होगा या ये नेगेटिव सेंस में होगा। और सेकेंड मूवमेंट क्या है, दैट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। कहने का मतलब क्या कि लाइट के सेंस में, चूंकि जब सीडलिंग्स जर्मिनेट करता है तो उसका कुछ हिस्सा लाइट के टुवार्ड्स आता है और कुछ हिस्सा लाइट से अभी जाता है। तो बेसिकली ये दो टाइप का मूवमेंट उसके अंदर देखा गया है। ओके, तो हम कह सकते हैं मूवमेंट भी है और ग्रोथ तो है ही है, क्योंकि सीडलिंग्स जो है, जो सीड जो आपका है, जैसे मान लो ये अगर हम डाइकॉट सीड बनाते हैं एक, तो डाइकॉट सीड जो है वो जर्मिनेट कर रहा है, मान लीजिए इसमें जर्मिनेशन हो रहा है इस टाइप से, तो मूवमेंट भी है और ग्रोथ भी है। ओके, जबकि कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं। एक तो विजिबल मूवमेंट हो गया जो आपको नजर आ रहा है, कुछ ऐसे मूवमेंट है जो इनविजिबल है। इनविजिबल मूवमेंट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है,
आपके बॉडी में अलग अलग पोजीशन पे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, आयंस मूव कर रहा है। सो दीज आर अ काइंड ऑफ इनविजिबल मूवमेंट, ये इनविजिबल मूवमेंट है। तो मूवमेंट का भी टाइप होता है, मूवमेंट का पर्पस भी अलग अलग होता है, डिफरेंट पर्पस से मूवमेंट होता है। कहने का मतलब क्या कि कम्युनिकेशन के लिए मूवमेंट होता है, फूड के लिए मूवमेंट होता है, प्रोटेक्शन के लिए मूवमेंट होता है ना। तो एनिमल्स में अगर हम लोग देखते हैं कि ये मूवमेंट अलग अलग पर्पस के लिए होता है, प्लांट में भी ये मूवमेंट डिफरेंट पर्पस के लिए होता है, मतलब पर्पस ऑफ मूवमेंट जो है वो अलग अलग है। तो ये मूवमेंट जो है वो एक्चुअली में क्या है, इट इज नॉट ओनली अ काइंड ऑफ सिंपल फिजियोलॉजिकल वर्क। ये सिंपल फिजियोलॉजिकल वर्क नहीं है, एक्चुअली में क्या है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम का कॉम्बिनेशन है ना। व्हेन नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम आर कोऑर्डिनेटेड टुगेदर देन योर बॉडी परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक मूवमेंट। आपका बॉडी में जो स्पेसिफिक मूवमेंट हो रहा है या प्लांट में ही कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट हो रहा है ना, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम सिंपली कर सकते हैं कि हमारे बॉडी के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे बॉडी में एक खास मूवमेंट है। ओके, इस बात को आप समझ गए। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल लिया जा सकता है ना। जैसे हार्ट बीट अ काइंड ऑफ मूवमेंट है, तो क्या हार्ट बीट दूसरे फिजियोलॉजिकल सिस्टम से अफेक्टेड है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से इसका रिलेशन है, आपके हार्मोनल सिस्टम से इसका रिलेशन है, तो अलग अलग होता है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे हम लोग इस सारी चीज़ों को डिफरेंट सिस्टम से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, अब ये तो आप समझ गए कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, ग्रोथ एंड मूवमेंट का। अब हम लोग बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, कैसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड तो बेसिकली दो फिजियोलॉजिकल सिस्टम आपके बॉडी का ऐसा है जो इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो दो सिस्टम क्या है, जरा ये देख लें हम लोग। वो दो सिस्टम आपका है, एक तो हो गया आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम हो गया आपका क्या, इंडोक्राइन सिस्टम। ये दो ऐसा सिस्टम है जो आपके बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाता है, और इस नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है आपका मस्कुलर सिस्टम है। इससे एसोसिएटेड कौन सा सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम। एक्चुअली में मस्कुलर सिस्टम भी ये काम करता है, ये दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और इंडोक्राइन सिस्टम एक अलग सिस्टम है जो केमिकल मीन्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है आपके बॉडी में, चाहे वो ग्रोथ से रिलेटेड हो या मूवमेंट से रिलेटेड हो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम लोग इसी से रिलेटेड मेन टॉपिक को देखेंगे। लेकिन इस नर्वस सिस्टम को देखने के पहले हम लोग समझ लेते हैं इस टॉपिक को, रिसेप्टर्स। एक्चुअली में ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है ना। किससे रिलेटेड है, कॉन्शियसनेस से, जो लिविंग का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो टर्म आपके लिए रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज स्टिमुलाई, और दूसरा टर्म रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, रिस्पॉन्स। ये दो टर्म देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई इज एन एक्सटर्नल और इंटरनल एजेंट है ना। ये एक्चुअली में एक्सटर्नल और इंटरनल एजेंट है जो रिस्पॉन्स पैदा करता है। तो ये रिस्पॉन्स क्या है, ये रिस्पॉन्स एक्चुअली में रिजल्ट है जो स्टिमुलाई के इन्फ्लुएंस में पैदा होता है। रिस्पॉन्स इज अ काइंड ऑफ रिजल्ट whereas stimuli is an external or internal agent which causes these types of things. Okay, तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है, कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है, ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक ना।
अब इसी कोरिलेशन का हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिसेप्टर्स का, क्योंकि हमारे बॉडी में वो कौन से टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में इस टाइप के सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो ग्रोथ सिस्टम हो या फिर मूवमेंट का सिस्टम हो या रेगुलेशन ऑफ आवर बॉडी हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड सारे सिस्टम को हैंडल करता है। तो कुछ बेसिक रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं भाई? रिसेप्टर्स वो एजेंट होते हैं या हमारे बॉडी में वो पार्ट्स होते हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, है ना। सो हम लोग बात करने जा रहे हैं रिसेप्टर का। सो दोज बॉडी पार्ट्स विच receive various स्टिमुलाई, अलग अलग टाइप के स्टिमुलाई को जो रिसीव करता है ना, दैट्स आर कॉल्ड रिसेप्टर। अब अगर हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, चूंकि हम लोग को ह्यूमन ही मेन रूप से देखना है, तो अगर हम लोग ह्यूमन में देखते हैं तो बहुत टाइप के रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें बेसिकली 4 बेसिक रिसेप्टर्स हैं। बेसिकली 4 बेसिक रिसेप्टर्स आपको मिलेंगे। 4 बेसिक रिसेप्टर्स जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। वो बेसिक रिसेप्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? सो दैट्स आर केमो रिसेप्टर। वो कौन सा रिसेप्टर है? केमो रिसेप्टर। दूसरा क्या हो सकता है? दैट इज थर्मो रिसेप्टर। ये क्या है? थर्मो रिसेप्टर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो दैट इज कॉल्ड मैकेनो रिसेप्टर। और लास्ट आपका हो गया मैकेनो रिसेप्टर, और लास्ट सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? दैट इज फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर। देखिए ये 4 बेसिक रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। केमो रिसेप्टर केमिकल्स के रिसीविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, केमो रिसेप्टर। ओके, जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो केमो रिसेप्टर्स कहाँ पाया जाता है? तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पाया जा सकता है। आपके स्किन में पाया जा सकता है। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल दे देते हैं हम, जैसे मान लो स्मेल को डिटेक्ट कर रहा है, स्मेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल। अगर मान लो टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई टेस्ट को रिसीव कर रहा है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल। तो अगर हम लोग देखते हैं स्मेल के लिए, तो स्मेल के लिए कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में? दैट इज ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। क्या होता है? ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ पाया जाता है? तो स्मेल का जो पार्ट्स होता है, स्मेल जो डिटेक्ट होता है, वो एक्चुअली में हमारे नेजल सिस्टम के जो नेजोफेरिंक्स का जोन होता है वहां पे पाया जाता है। दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, है ना। ये एक टाइप का क्या है? ऑल्फैक्टो रिसेप्टर है। और ऑल्फैक्टो रिसेप्टर एक टाइप का केमो रिसेप्टर है। केमिकल वो रिसीव कर रहा है जो नेजल एजेंट और स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए टेस्ट के लिए। किसके लिए? टेस्ट के लिए। तो टेस्ट के लिए रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? तो आपके टंग में पाया जाता है। आपको याद होगा पैपिली पाया जाता था टंग में, है ना। और उस पैपिली के अंदर पाया जाता है गस्टैटो रिसेप्टर। क्या नाम है उसका? गस्टैटो रिसेप्टर। ये किसके लिए है? टंग के लिए है, टेस्ट के लिए है। टंग में पाया जाता है टेस्ट के लिए। ठीक, ओके, क्लियर है। तो ये मैंने बताया किसके बारे में? केमो रिसेप्टर के बारे में। अब अगर हम लोग देखते हैं थर्मो रिसेप्टर, नाम से पता चल रहा है थर्मो रिसेप्टर का मतलब क्या हो गया? जो टेम्परेचर को रिसीव करता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो थर्मो रिसेप्टर बेसिकली पाया जाता है स्किन में। स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, उसके अंदर बहुत सारे टाइप के रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं। ओके, तो थर्मो रिसेप्टर पाया जाता है आपके स्किन में। उसी तरह से देखिए मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर किसके लिए होता है? तो ये प्रेशर के लिए होता है। ये किसके लिए था? थर्मो रिसेप्टर किसके लिए था? टेम्परेचर के लिए।
और ये है किसके लिए, प्रेशर के लिए। जब आप प्रेस करते हो ना तो आपके स्किन को पता चलता है, आपके मसल्स को पता चलता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट मैकेनोरिसेप्टर। मैकेनोरिसेप्टर वजह से ही ऐसा कुछ होता है। ओके, वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं फोटो रिसेप्टर, तो फोटो रिसेप्टर किसके लिए होता है, तो फोटो रिसेप्टर नाम से पता चल रहा है लाइट के लिए होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है रेटिना, आई में, आई का जो जोन है आपका वहां पाया जाता है फोटो रिसेप्टर। तो ये 4 बेसिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ह्यूमन में। इसके अलावा और भी रिसेप्टर है, वो और मैं बताऊंगा। तो कौन कौन से रिसेप्टर हो गए, केमो रिसेप्टर, उसका मैंने एग्जांपल दिया ऑल्फैक्टो, टेस्ट, गस्टैटो। फिर मैंने बताया थर्मो रिसेप्टर के बारे में। थर्मो रिसेप्टर का मैंने एग्जांपल दिया है किसमें पाया जाता है, स्किन में, टेम्परेचर के लिए। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर किसके लिए होता है, तो प्रेशर के लिए। और ये पाया जाता है आपके, ये भी स्किन में पाया जाता है और मसल्स में। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो स्किन में मिलेगा और मसल्स में मिलेगा, है ना, केमो। ओके, और नेक्स्ट आप देख रहे होंगे फोटो रिसेप्टर, ये कहाँ पाया जाता है, रेटिना में। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, जो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स के मॉडिफाइड फॉर्म्स होते हैं। तो देखते हैं हम लोग उसको, सम अदर रिसेप्टर्स। अब देखिए सम अदर रिसेप्टर्स में जो आ जाएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको आ जाएगा एक क्या भाई, तो एक बैरो रिसेप्टर आ जाएगा। देखिए बैरो रिसेप्टर एक्चुअली में ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। ये एक्चुअली में डिटेक्ट करता है ब्लड प्रेशर। ये जो है ना, ये मेन रूप से ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पांसिबल होता है बैरो रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, जैसे आपको मिल सकता है इलेक्ट्रो रिसेप्टर। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करता है ना। इलेक्ट्रो रिसेप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्टर। प्रोप्रियोसेप्टर है ना। देखिए प्रोप्रियोसेप्टर के बारे में जनरली कहा जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है टच के लिए भी और बेसिकली प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो प्रेशर जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया जाता है, बेसिकली मसल्स वगैरह में तो होता ही है। तो बेसिकली किसके लिए होता है, प्रेशर बाय एक्सटर्नल एजेंट्स, है ना। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो प्रेशर होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्टर। ओके, तो प्रेशर और एक्सटर्नल एजेंट के लिए बेसिकली ये क्या करता है कि आपका जो मतलब आपका पोजीशन क्या है, आपके बॉडी का मूवमेंट कैसा चल रहा है, इस टाइप के इफेक्ट को भी डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट पोजीशन एंड मूवमेंट्स, है ना। आपका बॉडी किस पोजीशन में है, आपका मूवमेंट कैसा चल रहा है, इसको भी डिटेक्ट करता है प्रोप्रियो रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं दैट इज कॉल्ड टैंगो रिसेप्टर। क्या टैंगो रिसेप्टर किसके लिए होता है, तो टच के लिए होता है। कहाँ पाया जाएगा, स्किन में पाया जाएगा। टच के लिए स्किन में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं दैट इज कॉल्ड नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स होता है। देखो नोसिसेप्टर्स के बारे में जनरली कहा जाता है ये भी आपको स्किन में ही मिलेगा और ये रिस्पॉन्सिबल होता है पेन के लिए, है ना। आपके बॉडी में जो कहीं भी इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो नोसिसेप्टर्स जो होते हैं वही इसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा, दैट इज फोनोरिसेप्टर। फोनोरिसेप्टर कहने का मतलब क्या हो गया, या ऑडियो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑडियो के लिए ये आपके कहाँ पाया जाएगा, तो ईयर में, है ना। जो आपका इंटरनल ईयर होता है, इंटरनल ईयर का जो जोन होता है जहाँ से कि आपका ऑडिटरी नर्व ब्रेन में पास करता है, तो उस लोकेशन में पाया जाता है, दैट इज फोनोरिसेप्टर, है ना, जो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है बेसिकली। और वहीं पे आप देखिएगा कि प्रोप्रियोरिसेप्टर का कुछ पार्ट पाया जाता है आपके इंटरनल ईयर में, जो आपके बॉडी को बैलेंस करता है, फॉर बैलेंसिंग ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी को प्रॉपर बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है। इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो इंटरनल ईयर है ना,
वो इंटरनल ईयर का काम होता है बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, है ना, तो वहाँ पे भी आप कहिएगा तो प्रोप्रियोसेप्टर अवेलेबल होता है। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि वेरियस टाइप के रिसेप्टर्स जो पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है दैट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, है ना, कि नर्वस सिस्टम और उससे रिलेटेड पहले हम लोग उसके स्ट्रक्चर्स को देख लेंगे और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को आपके साथ में शेयर करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडो फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।